नमस्ते। आप सब ने एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में तो पक्का सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के नए क्रिमिनल लॉज के आने से इसमें क्या बदलाव है? ये आखिर होती क्या है? और अगर जरूरत पड़े तो इसे फाइल करने का सही तरीका क्या है? चलिए, आज इन सारे सवालों के जवाब को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि एफआईआर का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम सब शॉर्ट में एफआईआर कहते हैं, है क्या चीज? चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो एफआईआर किसी भी क्रिमिनल केस का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब ये वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है जिसे पुलिस लिखकर रिकॉर्ड करती है, और बस इसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी आगे चलती है। और हाँ, नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में इसके बारे में बताया गया है। ओके, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे ध्यान से समझिएगा। एफआईआर हर मामले में फाइल नहीं होती। ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, रॉबरी, डकैती के लिए होती है, जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जो कम सीरियस यानी नॉन कॉग्निजेबल मामले होते हैं, उनके लिए एफआईआर नहीं बल्कि एक एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है। लॉना अक्सर इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एफआईआर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, एफआईआर आप पुलिस को देते हैं, कंप्लेंट आप सीधे मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, स्पेशली जब पुलिस आपकी सुन नहीं रही हो। और पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम आम भाषा में चार्जशीट भी कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होती है जो मैजिस्ट्रेट को जाती है। तो तीनों का प्रोसेस में अलग अलग रोल है। और यहाँ एक मजेदार बात, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे क्रिमिनल कोड में, चाहे पुराना वाला हो या नया, एफआईआर शब्द को कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया गया है। सही सुना आपने, ये बस प्रैक्टिस और कोर्ट के जजमेंट से इतना कॉमन हो गया है कि सब इसे जानते हैं, पर इसकी कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कानून में है ही नहीं। चलिए अब थियरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। अगर भगवान ना करे कभी आपको एफआईआर फाइल करवानी पड़े, तो उसका सही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या? प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। आप पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी देते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर। पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी है कि वो उसे रिकॉर्ड करे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाई जाएगी ताकि आप कंफर्म कर लें कि सब सही लिखा है। आपके साइन के बाद एक चीज हमेशा याद रखिए, उस एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त में लेना आपका कानूनी हक है। कानून में महिलाओं की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। कुछ सीरियस क्राइम्स के मामले में स्टेटमेंट एक महिला पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, ये जरूरी है। और अगर कंप्लेनेंट महिला फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो पुलिस को उनके घर या उनकी बताई हुई जगह पर आना होगा। और इस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी कंपलसरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, कानूनी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं उस हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट केस की, जिसने इंडिया में एफआईआर के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। नाम है ललिता कुमारी केस। इस केस में एक सबसे बड़े और सबसे आम सवाल का जवाब दिया। अगर कोई इंसान पुलिस को किसी सीरियस क्राइम की इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या पुलिस के लिए एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम क्लियर कट और सख्त। उन्होंने साफ कहा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी अगर इंफॉर्मेशन से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है। और इस पूरी लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है मैंडेटरी। समझ रहे हैं? इसका मतलब पुलिस के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये उनकी मर्जी नहीं, ये उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। तो इस फैसले ने 4 बातें एकदम साफ कर दी। नंबर 1, एफआईआर लिखना कंपलसरी है। नंबर 2, इसमें पुलिस की मर्जी, उनका डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। नंबर 3, अगर पुलिस कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी शुरुआती जांच करती भी है, तो वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्राइम सीरियस है या नहीं, इसलिए नहीं कि इंफॉर्मेशन सच्ची है या झूठी। और नंबर 4, जो ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना करेगा, उसके खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखने से साफ मना कर दिया, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? कानून ने आपको एक क्लियर चेन ऑफ रिकोर्स दी है। अगर लोकल थाना मना करे, तो आपका अगला कदम है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को लिखित में बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेजना। अगर एसपी भी एक्शन नहीं लेते, तो आप सीधे उस एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपके लिए रास्ते बंद नहीं होते।
ओके, तो आप पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और चलते हैं सीधे अदालत में। कोर्ट में ट्रायल के टाइम एक एफआईआर की वैल्यू क्या होती है? क्या सिर्फ एफआईआर लिख देने से कोई इंसान गुनहगार साबित हो जाता है? इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एफआईआर अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एफआईआर के बेस पर किसी को सजा नहीं हो सकती। ये कोई सर्टिफिकेट ऑफ गिल्ट नहीं है। तो फिर अदालत में इसका काम क्या है, आप सोचेंगे? इसके दो मेन यूज हैं। पहला, कॉरोबोरेशन के लिए, मतलब ये चेक करने के लिए कि जिसने एफआईआर लिखवाई वो कोर्ट में भी वही बात कह रहा है या नहीं। और दूसरा, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, मतलब अगर इन्फॉर्मेंट कोर्ट में आकर अपनी बात से पलट जाए तो एफआईआर का इस्तेमाल करके उसकी बात को झुठलाया जा सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा सकता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। सोचो क्या होगा अगर आरोपी यानी अक्यूज्ड खुद ही एफआईआर फाइल कर दे। अगर उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, तो वो कन्फेशन कोर्ट में एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके स्टेटमेंट में कन्फेशन के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है, जैसे मोटिव क्या था, तैयारी कैसे की, तो उसे केस में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में आइए इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल अप टू डेट कर लेते हैं। देखते हैं कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने एफआईआर के रूल्स में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। यह टेबल सारी कहानी साफ कर देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जीरो एफआईआर और ईएफआईआर जैसे कॉन्सेप्ट्स जो पहले सिर्फ कोर्ट के रूलिंग्स या प्रैक्टिस में थे, अब उन्हें सीधे कानून की किताब में लिख दिया गया है। इससे उन्हें ज्यादा लीगल स्ट्रेंथ मिलती है और कंफ्यूजन का स्कोप कम हो जाता है। अच्छा, तो ये जीरो एफआईआर और ईएफआईआर आखिर हैं क्या चीज़? देखिए, जीरो एफआईआर ना आपके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब क्राइम कहीं भी हुआ हो, आप अपनी एफआईआर किसी भी पास के पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवा सकते हैं और पुलिस ये कह के मना नहीं कर सकती कि भाई ये हमारा एरिया नहीं है। और ईएफआईआर सिंपल, अब ऑनलाइन एफआईआर फाइल करने की फैसिलिटी देना लीगली जरूरी हो गया है। ओके, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए एक क्विक लाइटनिंग फास्ट रिवीजन हो जाए उन सभी चीजों का जो हमने अभी सीखी हैं। रेडी? रिकैप नंबर 1, एफआईआर क्या है? सिंपल, ये इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और सिर्फ सीरियस यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है। रिकैप नंबर 2, क्या इसे रजिस्टर करना मैंडेटरी है? एक ही जवाब है, यस, बिल्कुल। ललिता कुमारी केस के बाद पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ेगी ही। रिकैप नंबर 3, अगर पुलिस मना कर दे तो डोंट वरी, आपके पास क्लियर ऑप्शंस हैं। पहले एसपी और फिर मैजिस्ट्रेट। और रिकैप नंबर 4, नई कानून में नया क्या है? अब जीरो एफआईआर और ईएफआईआर कानून का हिस्सा हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रूल्स भी साफ साफ लिख दिए गए हैं। तो ये था एफआईआर पर हमारा डिटेल एक्सप्लेनर नए क्रिमिनल लॉज के अनुसार। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।